1947 की बात देखो, 1947 जब भारत को आजादी मिली थी, तो उस समय भारत को जिस दिन आजादी मिली थी 1947 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे याद रखना है ना, शॉर्ट फॉर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय जब भारत की आजादी मिली 1947 में, तो उस समय एक प्रश्न उठा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसी इकोनॉमी होनी चाहिए भारत की? समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, पूंजीवादी होनी चाहिए, या मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए? अब देखो ये प्रश्न उठ रहा है, ये क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या, समाजवादी क्या है? पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। देखो इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, 2 लाइन का डेफिनेशन है। एक हो गया समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, इसका मतलब ये समझ आना, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो जिस अर्थव्यवस्था में केवल प्राइवेट कंपनियां होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और इसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्पेलिंग हो गया इकोनॉमी। अब ये वर्ड सब में लगा लेना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखो हमारे पास उस समय 3 ऑप्शन थे कि जिस समय भारत आजादी मिली थी भारत को 1947 में, तो प्रश्न उठा कि हमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कौन सा अर्थव्यवस्था रखनी चाहिए? पूंजीवादी रखना चाहिए, समाजवादी रखना चाहिए, या मिश्रित अर्थव्यवस्था रखनी चाहिए? पूंजीवादी का मतलब हो गया कि जिस अर्थव्यवस्था में केवल प्राइवेट कंपनी होगी, नहीं तो वहां सरकारी होगी, नहीं तो मिश्र किसी प्रकार की कंपनी होगी, केवल प्राइवेट कंपनी होगी, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी, जहां केवल सरकारी कंपनी होगी, जिसे हम क्या कहती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में केवल सरकारी कंपनी होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहां पूंजीवादी और समाजवादी अर्थात प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां दोनों मिलकर काम करती है। जिस अर्थव्यवस्था में या जिस देश में सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों काम करती है, दोनों कंपनियां पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो सबसे पता चल रहा है मिश्रित, मिश्रित मींस मिला हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो जहां दोनों इकोनॉमी पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है, अब आते हैं मुद्दे के बाद, प्रश्न उठता है कि हमें कौन सी अर्थव्यवस्था वहां फॉलो करना चाहिए? तो उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कहां गए थे? यूएसएसआर गए थे, यूएसएसआर गए थे। तो वहां गए, तो जैसे ही वहां गए तो उन्होंने देखा सरकार के माध्यम से, सरकार के द्वारा बहुत अनेकों प्रकार की कंपनियां लगाई जा रही, तमाम प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई जा रही, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, और अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विकास होते जा रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएसएसआर के वहां से प्रभावित हो गए, मतलब एक प्रकार से कह रहे वहां से मोटिवेट हो गए कि हमें कैसी अर्थव्यवस्था रखनी चाहिए? हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था रखनी चाहिए कि जो यहाँ देखे यूएसएसआर में, वहां जाकर के देखे कि सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की कंपनी लगाई जा रही है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई जा रही है, और धीरे धीरे विकास भी हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समाजवादी। कहां से प्रेरणा इनको मिला था? तो यूएसएसआर गए थे, वहां से उनको प्रेरणा मिला था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था, उनके साथ क्या उसमें प्रॉब्लम था कि सरकारी कंपनियां खुलेगी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब भारत को आजादी मिली थी ना, तो उस समय हम लोग के पास, मतलब सरकार के पास इतनी पूंजी थी नहीं कि वह पूरी तरीके से कंप्लीटली समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सके। मतलब पूरी कंपनी केवल सरकारी कंपनी, इतने हमारे पास पैसे थे नहीं कि जिस समय भारत अंग्रेज जब उस समय हमें आजादी दिया था, उस समय हम लोग कहने नाम मतलब कहने के लिए हम लोग रह गए थे। जब आजादी से पहले हम बात करते हैं, हमारा जब अखंड भारत था, तो उसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मतलब कि कहने का मतलब एक ऐसा कोई गांव, कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र नहीं होता था जहां पर लोग गरीब लोग दिखाई देते होंगे या कोई भीख मांगते हुए दिखाई देते होंगे। मतलब गरीब नाम का कोई शब्द ही नहीं था। उस समय सोने की चिड़िया कहलाती थी अखंड भारत जिसमें हुआ था अंग्रेज आने से पहले। लेकिन जैसे भारत आया अंग्रेज 200 साल लगभग, जब मतलब आर्थिक स्थिति से जो गुलाम बना है, राजनीतिक रूप से जो गुलाम बना है, 200 वर्षों तक लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाया था। राजनीतिक तरीके से लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाया, और इन 200 वर्षों में भारत को इतना लूटा, जो सोने की चिड़िया थे उसका पर ही काट दिया, उसका पंख ही काट दिया। तो जिस समय 1947 जिस समय आजादी मिली थी अंग्रेजों से हमें, उस समय हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि समाजवादी कंप्लीटली पूर्णतः मतलब कि कंप्लीटली समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सके। लेकिन उस समय लेकिन हमारे पास भारत सरकार के पास उतनी पूंजी नहीं थी, कैपिटल नहीं था, पूंजी नहीं था, जिसके कारण समाज कंप्लीटली पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करना उचित नहीं हो पाता। तो उस समय उचित नहीं था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सके, क्योंकि भारत सरकार के पास उतनी पूंजी नहीं थी। तो क्या रास्ता अपनाया जाए? तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई प्राइवेट कंपनी होगी भारत में। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंपनी है, भारत के अंदर अभी भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी थी।
तो भारत सरकार ने सोचा, प्रधानमंत्री सोचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे उन्होंने, तो उस समय उन्होंने प्लान बनाया कि अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, हमारे पास इतनी पूंजी है नहीं, तो क्या करते हैं, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो कर लेते हैं, जहां प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगी, दोनों मिलकर विकास करेंगे, दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि हमें कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था होगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होगा, मतलब सरकारी कंपनी भी होगा और प्राइवेट कंपनी भी होगा, क्योंकि हमारे पास कंप्लीटली उतना पैसा था नहीं कि हम कंप्लीटली पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सके। केवल उस देश में, जिस देश में मतलब आर्थिक तंगी हो, जिस देश को मतलब कि सोने की चिड़िया कहा जा रहा है ना, कहा जाता था जिस समय सोने की चिड़िया, और आजादी के बाद उसके पंख ही काट दिए गए, तो सोने की चिड़िया कहाँ रह गई। तो कहने वाला हम ऐसे टाइम पर खड़े थे, उस समय हमारे पास खाने पीने के लिए मतलब बहुत आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर हो चुके थे। तो उस समय हम लोग पास इतनी क्षमता नहीं थी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम फॉलो कर सके, पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सके। तो उन्होंने उस समय डिसीजन लिया गया था हमें कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए? जी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा जहां प्राइवेट कंपनी होगी, सरकारी कंपनी होगी, लेकिन सरकार किसे बढ़ावा देगी? सरकार बढ़ावा देगी समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। सरकार केवल सरकारी कंपनियों को बढ़ावा देगी, प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा नहीं देगी। अगर किसी को मन है, अगर किसी को इच्छा है कि प्राइवेट कंपनी खोले तो वो खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट कंपनी का विकास हो सकता है। लेकिन सरकार किसे बढ़ावा देगी? सरकार बढ़ावा देगी समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, सरकारी कंपनी को बढ़ावा देगी। तो ये कहने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था था, लेकिन इसका झुकाव किसके प्रति था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को झुकाव था। किसका? सरकार का। उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने फॉलो किया मिश्रित अर्थव्यवस्था को। जिस समय भारत की आजादी मिली थी तो उस समय उन्होंने फॉलो किया कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन इसका झुकाव किसके प्रति था? समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रति, कैपिटल सोशलिस्ट इकोनॉमी की ओर झुकाव था। हमें सरकारी कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन जिससे लेके प्राइवेट कंपनी खोले तो खोल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा रुझान है, ज्यादा झुकाव किसके प्रति था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का था। अब यहाँ बात क्लियर है? चलो भाई, यहाँ तो समझ में आ गया ना। जिस समय भारत की आजादी मिली थी उस समय कैसी इकोनॉमी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी थी। लेकिन झुकाव किसके प्रति था? समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिस देश में केवल सरकारी कंपनियां, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत कंप्लीटली समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय हमारे पास आर्थिक इतना हम लोग आर्थिक रूप से लोग इतना मजबूत नहीं थे कि पूरे देश में, पूरे संपूर्ण देश में केवल सरकारी कंपनियां खोली जाए। इसलिए उस समय डिसीजन लिया गया कि प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। तो वहां पर डिसीजन लिया कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। मतलब कि प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन हम किससे बढ़ावा देंगे? हम सरकारी कंपनी को बढ़ावा देंगे। लेकिन जैसे लगता है प्राइवेट कंपनी अगर आगे चले, आगे विकास करना है, उसे आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार किसे बढ़ावा देगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, सरकारी कंपनियों को बढ़ावा देगी। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत के 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, तो आजादी के बाद भारत की इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, मतलब कि सरकारी कंपनियों को झुकाव था। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां समझने की कोशिश करो। एक है सरकारी कंपनी, है ना, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, मतलब एक केवल प्राइवेट कंपनियां और एक केवल सरकारी कंपनी। मतलब एक थोड़ा सा हट के टॉपिक समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आगे के जो मैं बताऊंगा, आगे जो मैं बताने वाला चीजें वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पूंजीवादी मतलब केवल प्राइवेट कंपनी, समाजवादी केवल सरकारी कंपनियां। अब सोचो, एक कल्पना करो, जिस देश में सरकार सरकारी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, मैक्सिमम ज्यादा कौन सी कंपनी होगी? सरकारी कंपनी होगी। अब देखो, सरकारी कंपनी जब खुलती है ना, तो क्या उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है? जी, लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जब देखते हैं प्राइवेट कंपनियां, तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है ना, कि जैसे कि प्राइवेट कंपनी खुल रही है, इधर भी प्राइवेट कंपनी, इधर भी प्राइवेट कंपनी है। तो नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करो। एक देखो, एक सरकारी कंपनी, एक सरकारी दुकान है, कोई सरकार के द्वारा एक दुकान खोला गया, एक समोसे का दुकान खोला गया। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा एक समोसे का दुकान खोला गया। एक मतलब दुकान से एग्जाम्पल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। तो एक प्राइवेट कंपनी ने एक समोसे की दुकान खोला, एक सरकार ने एक समोसे का दुकान खोला। लेकिन देखो, सरकारी कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, समझने की कोशिश करो। जब प्राइवेट कंपनी जब दुकान खोलेगी ना, तो वो जब दुकान खोलेगी, समोसे बेचेगा ना, तो वो अपने क्वालिटी पे काम करेगा। तो मतलब हमेशा उसके बीच में कंपटीशन होगा। हमारा कॉम्पिटिटर को देखेगा, कौन सा किससे हमारे साथ कंपटीशन चल रहा है, कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, तो हमेशा क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा।
फलाना देखो वो फलाने दुकानदार है, वो एक दिन में 10 समोसे बेचता है, तो मेरी हमेशा ये तुलना रहेगा कि उससे कंपैरिजन करेगा, उसकी तुलना में मेरा समोसा अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, तभी तो ग्राहक आज उसका 10 समोसा बिक रहा है, कल मेरा 12 समोसा बिकेगा, 15 समोसा बिकेगा, तो वो क्या करेगा, क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, सर्विस को इंप्रूव करेगा। क्या करेगा, जो भी कस्टमर आएंगे उससे हम अच्छे से बात करेंगे, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। हो सकता है जो कस्टमर आ जाए कल भी वही आएगा, परसों भी वही आएगा, तो क्या करेगा, क्वालिटी पे काम तो करेगा ही करेगा और सर्विस पे भी काम करेगा, उससे अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से पेश आएगा, उसको अच्छे से सर्विस देगा, समोसे को अच्छे से सर्व जाके करेगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से अच्छा सर्विस दे रहा है, क्वालिटी भी अच्छा काम करेगा, अच्छा तेल का प्रयोग करेगा, अच्छे आलू का प्रयोग करेगा, उसमें अगर कोई सब्जियां अगर प्रयोग करता है, चटनी का प्रयोग करता है, तो अच्छे मसाले का प्रयोग करेगा, ताकि ग्राहक को खाने का स्वाद बढ़िया लगे, है ना, उसको चीजें अच्छी लगे, तभी तो ग्राहक आएगा, तभी तो कस्टमर आएगा। मतलब उसको मैक्स अगर इन द लास्ट मोमेंट देखा जाए कि अंत में क्या दिख रहा है, वो अधिक से अधिक ग्राहक आए मेरे पास, अधिक से अधिक ग्राहक आएगा, तभी तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जहां केवल प्राइवेट कंपनियां होती है, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, अधिकतम लाभ। उनका क्या अधिकतम होता है, उनका मन में क्या उद्देश्य होता है, हमेशा एक ही उद्देश्य होता है, अधिकतम लाभ। तो प्राइवेट कंपनियों का एक ही उद्देश्य होता है, हमेशा लाभ, हमेशा लाभ। लेकिन जब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जहां सरकारी कंपनियां है, तो सरकारी कंपनियां क्या देखती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका एक ही सरकार है। सोचो प्राइवेट कंपनियां अगर एक लोकेशन पे 5 अलग अलग कंपनी की दुकान है, 5 अलग अलग दुकान है, तो कंपटीटर मतलब सबसे कंपटीशन चलेगा, सबसे कंपटीशन चलेगा, वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा, उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा, उससे बेहतर मतलब जो बेहतर करने की तुलना में क्या होगा ना, उनका क्वालिटी इंप्रूव होते रहेगा, धीरे धीरे इंप्रूव होते रहेगा। जैसे कि आप देखो रिलायंस, आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उससे सब समझने की कोशिश करो। पहले क्या, पहले 2G लॉन्च किया, 3G लॉन्च किया, फिर 4G। जैसे 4G आया था पूरा इंडिया में तहलका मच गया था, भाई 4G आ गया, 4G आ गया, इंटरनेट पूरा तरीके से फास्ट आ रहा है। लेकिन जब 5G आया तो फिर 4G को कोई नहीं पूछ रहा है। तो वैसे ही मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार से क्वालिटी को इंप्रूव करते रहता है, कॉम्पिटिटर को देखते रहता है, हमारे किससे कंपटीशन, ताकि अधिक से अधिक ग्राहक हमारे पास है, अधिकतम लाभ हो सके। ये प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य होता है। लेकिन जब बात करते हैं सरकारी कंपनी है, वो एक कंपनी खोले या 10 कंपनी खोले, भाई सरकार तो एक ही है ना, मालिक तो एक ही है, केंद्र सरकार एक ही सरकार है। तो सारी कंपनियां, सरकारी कंपनी जितने भी ब्रांच खोल ले, जितनी भी कंपनियां खोले, तो सारी कंपनी का मालिक कौन है, एक ही मालिक है, वो है सरकार। तो कंपटीशन किससे होगा, कंपटीटर कौन होगा उसका, कोई नहीं होगा। जब किसी से कंपटीशन नहीं होगा तो फिर वो क्वालिटी किससे इंप्रूव करेगा भाई, कि किससे हमको क्वालिटी इंप्रूव करना है, किससे अच्छा क्वालिटी बढ़िया देना है। तो ग्राहक कहाँ देखेगा कि कहाँ से मुझे ज्यादा ग्राहक मिलेगा। भाई सारे कंपनी सरकारी कंपनियां जो होती है, जितनी भी सरकारी अगर कंपनियां खुलती है, अगर एक क्षेत्र के अंदर जितनी भी सारी कंपनियां खुलेगी, उसका मालिक एक ही होगा, सरकार होगा। जब एक ही मालिक है तो कंपटीशन किससे करेगा, कंपटीशन किससे करेगा, सब सबका तो मालिक एक ही है। लेकिन जब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जहां प्राइवेट कंपनी के, तो वहां 5 दुकान है, तो 5 दुकान का अलग अलग मालिक है, तो कंपटीशन होगा ही होगा। लेकिन जब बात करते समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सरकारी कंपनी में, तो सरकारी कंपनी तो जितने भी कंपनी खुल जाए, जितने भी ब्रांच खुल जाए, मालिक तो एक ही है, केवल सरकार है। तो जहां केवल मालिक एक ही है, तो कंपटीशन किससे करेगा। तो यहाँ उद्देश्य नहीं होता है कि लाभ कमाना, यहाँ क्वालिटी पर काम नहीं होता है। क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, किससे कंपेयर, जब कंपैरिजन होता है तब ना, कि फलाना देखो इतना क्वालिटी दे रहा है, उससे मुझे ज्यादा क्वालिटी देना है, और उसके पास 10 ग्राहक जा रहा है, 10 कस्टमर जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा, ताकि कल मेरे पास 12 ग्राहक आ जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब देखता है कि सामने वाले के पास 10 ग्राहक जा रहा है, तो कोशिश करता है कि कल अगर मैं दुकान खोलूं तो इससे बढ़िया क्वालिटी का मैं इंप्रूव करूं, बढ़िया क्वालिटी लाऊं, ताकि जो आज 10 कस्टमर इसके पास जा रहे हैं, कल मेरे पास 12 कस्टमर आए। तो हमेशा कंपटीशन लगा रहता है। लेकिन जब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जहां केवल सरकारी कंपनियां, तो कंपटीशन किससे करेगा, वहां तक बहुत सारे अगर ब्रांच भी खोल दिया जाए, बहुत सारे कंपनियां भी खुल जाए, तो उसका तो मालिक एक ही है, तो कंपटीशन किससे होगा। जब कंपटीशन किसी से नहीं होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगा ही नहीं। जो क्वालिटी वो चल रहा है, जो क्वालिटी एक और बन गया वो चल ही रहा है, उसमें कहीं कंपटीशन नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ लाभ जैसे समस्या देखने को नहीं मिलता। यहाँ क्या होता है, सामाजिक कल्याण होता है। सरकार का एक ही उद्देश्य होता है कि एक फिक्स प्राइस होता है, और उसी फिक्स प्राइस में बेचना होता है, कि भाई जो भी हो उसमें लाभ हो या हानि हो, कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, समाज कल्याण, सामाजिक कल्याण। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या डिमांड कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, उससे कोई मतलब, डिमांड ने सप्लाई यहाँ पर कोई रूल काम नहीं करता समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ जब भी काम आता है तो वह उसका अंतिम उद्देश्य रहता है सामाजिक कल्याण, है ना, लोक कल्याण, लोगों का कल्याण हो सके। और जहां लोगों का कल्याण होगा तो भाई वहां तो उद्देश्य होगा ही नहीं, लाभ हो या हानि हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी देखती है कि लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, क्योंकि उससे मतलब है, अगर लाभ होगा तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगा, अगर हानि तो फिर कंपनी कैसे आगे विकास कर पाएगा, कैसे बढ़ेगा वो। तो सरकारी कंपनियों में क्या होता है ना, लाभ हानि का कोई उद्देश्य नहीं होता, उनका एक ही मकसद होता है। क्या मकसद होता है बताओ, क्या मकसद होता है, सामाजिक कल्याण।
होता है। अब जो भी सरकारी कंपनी में लोग काम करेंगे तो उनका देखो जो बिहेवियर है ना, उनका बिहेवियर तो ग्राहक के प्रति कुछ अनुकूल नहीं रहेगा, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा। आप लोग देखे होंगे है ना, सरकारी कंपनी मतलब बहुत सारा आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा कि सरकारी लोग कैसे, सरकारी आप लोग हॉस्पिटल जाते हो या स्कूल में अगर आप लोग स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको लोगों को पता चल गया होगा कि उन लोगों का कैसा बिहेवियर होता है, सरकारी कर्मचारी का या सरकारी अधिकारी लोगों का कैसा बिहेवियर होता है। तो ऐसी समस्या थी कि भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक बार तो फॉलो कर ली है ना, थी मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन झुकाव था समाजवादी अर्थव्यवस्था का। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होने के कारण से सरकारी कंपनियां फैलती चली गई, और जब सरकारी कंपनियां फैलती चली गई तो कंपटीशन एक तरह से समाप्त हो गया। जब कंपटीशन समाप्त हो गया तो जो क्वालिटी जो बनना चाहिए था, जो क्वालिटी का उत्पादन करना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, वो क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। एक समय ऐसा आया कि प्रोडक्शन धीरे धीरे होते होते ठप हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया। क्योंकि देखो जब लाभ ही नहीं होगा, देखो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उद्देश्य होता है, लोगों का कल्याण हो सके। अब भाई अब उसमें कोई मतलब नहीं होता है हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, कोई मतलब नहीं, बस लोगों का कल्याण होना चाहिए। अब एक कंपनी है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अगर दिन प्रतिदिन अगर हानि होते जा रहा है तो कंपनी कितने दिन तक चलेगी। तो ऐसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था में हो रहा था, इससे लाभ तो हो नहीं रहा था, हानि पर हानि होते जा रहा था। एक समय ऐसा आता कि प्रोडक्शन जो उत्पादन होना भी बंद हो गया था। जब उत्पादन करना बंद कर दिया तो फिर वही समस्या आई इन द लास्ट, है ना, वही समस्या आई ना। जब उत्पादन होना बंद हो गया तो जो द्वितीय क्षेत्र था, जिससे मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला, जिसे इंडस्ट्री सेक्टर बोला, जब उत्पादन करना बंद हो गया तो द्वितीय क्षेत्र का भी विकास होना बंद हो गया। अब बस समस्या यहाँ नहीं रुकती, समस्या आगे बढ़ती है। क्या समस्या आगे बढ़ती है, एक मिनट समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। समस्या यहाँ ही नहीं रुकती। ये बात हो रहा था 1947 में, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव होने के कारण क्या हुआ ना, उत्पादन में कमी हो गई। एक समय के बाद उत्पादन में कमी आ गई। कारण क्या था, लोक या समाज कल्याण के लिए लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया। लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कंपनी ठप हो गई, है ना, प्रोडक्शन रुक गया। अब समझने की कोशिश करो, 1947 में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, लेकिन था कौन सी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। एक समय के बाद उत्पादन में कमी आ गई। उत्पादन में कैसे कमी आ गई, किसी प्रकार कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है तो भाई कंपटीशन नहीं तो फिर लाभ कमाने का उद्देश्य ही नहीं होगा। जब किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई लाभ कमाने का कोई अंतिम उद्देश्य ही नहीं है, बस एक ही उद्देश्य, लोगों का कल्याण होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए। जब लोगों का समाज कल्याण करे, लोग कल्याण करे, तो वहां लाभ तो होना मतलब उचित होगा नहीं, तो वहां लाभ किस प्रकार से होगा। तो जहां लोक कल्याण होगा, समाज कल्याण होगा, तो वहां लाभ कैसे होगा, है ना। लाभ करने के लिए भाई ये सब चीजें से तो फिर उठना ही पड़ेगा। लोगों का अगर कल्याण करो, लोक कल्याण करो, सामाजिक कल्याण करो, मतलब कि सोशल वेलफेयर कर रहे हो, पब्लिक वेलफेयर कर रहे हो, समाज कल्याण कर रहे हो, लोगों का कल्याण कर रहे हो, तो वहां लाभ जैसे चीजें देखने को नहीं मिलती, वहां लाभ नहीं होता कंपनियों का। तो यहाँ पर लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया। जब लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक प्रकार से क्या हुआ, कंपनी का जो भी प्रोडक्शन था, उत्पादन था, एक प्रकार से ठप हो गया, पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। और एक समय ऐसा आता है हानि पर हानि होते गया, और एक समय ऐसा आता है कि कंपनी में जो प्रोडक्शन उत्पादन किया जा रहा था वो 0 लेवल पर आ गया, 0 लेवल पर आ गया था। और कंपनी में जो भी उत्पादन किया जा रहा था वो एक प्रकार से भी उत्पादन नहीं किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। एक प्रकार से समझो, एक प्रकार से पूरा 0 लेवल पर आ गया था, 0 लेवल पर आ गया था, किसी प्रकार से कोई प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। अब देखो कंपनी में, सरकारी कंपनी में, सरकारी कंपनी में, इसको ऐसे लिख दो, गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट की कंपनी थी क्या हुई, घाटे में चली गई। अब घाटे में चले जाने के कारण प्रोडक्शन जो उत्पादन था, उत्पादन शून्य हो गया। अब देखो शून्य हो गया, अब किसी प्रकार कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा। तो जब हम विदेशों से
विदेशों से जो हम लोग आयात कर रहे थे, एक आयात होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। समझो इस प्रकार से, इशारे से समझने की कोशिश करो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट मतलब विदेशों से अगर हम सामान मंगा रहे हैं तो क्या होगा, इंपोर्ट होगा, आयात होगा। अगर हम विदेशों में सामान भेज रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। अब देखो समस्या भी यहाँ, अब देखो यहाँ तो हमको नॉर्मल बात समझ में आ रही थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, भारत एक कंपनी थी, भारत में एक सरकारी कंपनी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, इसीलिए भारत में सरकारी कंपनी को बढ़ावा दिया गया। सरकारी कंपनी लाभ पर ध्यान नहीं दिया, प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दिया। एक समय ऐसा आता है कि हानि पर हानि होते गया, और एक समय ऐसा आने के बाद पूरे तरीके से कंप्लीटली हानि में चली गई और प्रोडक्शन जीरो लेवल पर आ गया, शून्य लेवल पर आ गया। किसी प्रकार से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उत्पादन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि कंपनी लॉस में इतने न घाटा में चली गई थी, अब कंपनी का प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा था, उत्पादन हो ही नहीं पा रहा था। तो एक समय ऐसा आता है जो हम विदेशों से आयात कर रहे थे और निर्यात कर रहे थे, तो निर्यात तो बंद हो जाएगा। निर्यात मींस मतलब यहाँ से सामान भेजना बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा, क्योंकि हम उत्पादन ही नहीं कर रहे, प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, तो हम क्या निर्यात करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या विदेशों में भेजेंगे, क्या हम विदेशों को हम बेचेंगे, क्या हम कुछ चीज बेच पाएंगे, क्या हम कुछ चीज वहां पर निर्यात कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे? जी नहीं। जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो कैसे हम लोगों के साथ हम व्यापार करेंगे, विदेशों के साथ हम कैसे व्यापार करेंगे? तो देखो इस प्रकार से निर्यात हमारा बंद हो गया। निर्यात कैसे बंद हुआ, तो भारत में प्रोडक्शन, उत्पादन ही बंद हो गया। जब उत्पादन ही बंद हो गया, जो सामान जो जिस प्रकार का हम उत्पादन कर रहे थे या जिस चीजों का हम उत्पादन कर रहे थे, वो उत्पादन ही, वो प्रोडक्शन ही बंद हो गया, तो हम किस प्रकार का हम निर्यात कर पाएंगे? क्या हम लोगों से हम विदेशों से व्यापार कर पाएंगे? क्या हम विदेशों से व्यापार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट। तो इस प्रकार से हमारा निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया, पूरी तरीके से निर्यात बंद हो गया। जब भारत में जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन हो रहा था, वो पूरी तरीके से शून्य हो गया था, पूरी तरीके से जीरो हो गया था। तो इस प्रकार से हमारा निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया था। निर्यात कैसे बंद हुआ, आप लोगों को पता चला कि जब प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, जब प्रोडक्शन जीरो लेवल पर आ जाएगा, उत्पादन जीरो लेवल पर आ जाएगा, तो फिर निर्यात हम कैसे कर पाएंगे? विदेशों के साथ हम कैसे व्यापार कर पाएंगे? कैसे हम वहां सामान कैसे बेच पाएंगे? भाई कुछ सामान बेचने के लिए या विदेशों में भेजने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब उत्पादन ही बंद हो गया, प्रोडक्शन का हिंदी होता है उत्पादन, तो प्रोडक्शन ही बंद हो गया, उत्पादन ही बंद हो गया, तो हम कैसे निर्यात करेंगे, कैसे हम व्यापार करेंगे? तो व्यापार का कट्टा लग गया। क्या लग गया? कट्टा लग गया। मतलब यहाँ से, ये भारत है, समझो ये भारत है, ये भारत है, तो भारत से एक्सपोर्ट कर पाना यानी व्यापार कर पाना बंद हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खड़ा होता है, जो विदेशों से हम आयात कर रहे थे, जो सामान, जो मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मतलब कि दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, है ना। अब देखो बोलेगे पेट्रोलियम, तो भारत में तो पेट्रोलियम तो पाया नहीं जाता, पेट्रोल पाया जाता है नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, आयात किया जाएगा। विदेशों से पेट्रोलियम आयात किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, दवा है, और बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीजें हैं जो भारत में नहीं बनता, प्रोडक्शन नहीं होता, विदेशों से हमें आयात करना पड़ता है। तो क्या हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, मेडिसिन हो गया, और बहुत सारे खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीजें, खाद्य पदार्थ। तो पेट्रोलियम हो गया, मेडिसिन हो गया और खाने पीने की चीजें हम विदेशों से क्या कर रहे थे, आयात कर रहे थे। तो देखो अब जा कुछ नहीं रहा था, लेकिन आ रहा था। लेकिन क्या लगता है कि विदेश से हमको जो भी हम सामान ला रहे हैं, क्या हमको फ्री में दे देंगे? नहीं, फ्री में नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा होता है। इसके लिए क्या होता है, विदेशी मुद्रा होता है। देखो इसके लिए क्या होता है, विदेशी, यहां मैं लिखता हूं, देखो यहां लिखता हूं मैं, विदेशी मुद्रा होता है, फॉरेन करेंसी होता है। तो विदेशी मुद्रा जो एक प्रकार से होता है ना, जो हम फॉरेन करेंसी जिसे बोलते हैं, जैसे कि भारत में रुपया चलता है, रुपया, है ना, तो भारत में रुपया, तो हम फॉरेन करेंसी, अगर हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि भारत में रुपया होता है, तो भारत में रुपया होता है ना, तो जिस देश के साथ हम व्यापार करेंगे तो उस देश का फॉरेन करेंसी होगा ना, कोई उसका करेंसी होगा। जैसे अमेरिका से हम लोग व्यापार करेंगे तो अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। फॉर एग्जांपल हम अमेरिका के साथ, यूएस के साथ अगर हमें कोई सामान खरीदता है जिसका प्राइस है $100, सो एग्जाम्पल की तरफ से $100, तो अमेरिका और कोई ऐसी चीज है जो $100 में बेच रही है, तो $100 में बेच रही है, हमारे पास $100 होगा तभी तो हम सामान खरीद पाएंगे। अगर हमारे पास ये डॉलर नहीं होगा, ये $100 नहीं होगा, क्या हम सामान खरीद पाएंगे? जी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास 100 रुपया है, क्या हम रुपया से व्यापार कर लेंगे? जी नहीं, क्योंकि तो जो अमेरिका हमारा डॉलर चलता है, रुपया नहीं चलता है। रुपया तो हमारा इंडियन करेंसी है, भारत की करेंसी है। जो यहाँ रुपया भारत में चलता है, अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका में चलता है डॉलर। तो उसके लिए हमारे पास डॉलर होगा। अब प्रश्न उठता है कि डॉलर लाएंगे कहां से? भाई ये डॉलर कहां से लाएंगे? तो मैंने क्या बताया कि पहले 1947 से लेकर के 94 जब भारत के आजाद, तो अचानक तो कंपनी शून्य लेवल पर नहीं थी, है ना, अचानक से कंपनी तो घाटे में नहीं थी, स्टार्टिंग में तो व्यापार हो ही रहा था। तो जब स्टार्टिंग में जब व्यापार हो रहा था 1947 से जब व्यापार हो रहा था, तो यहां से सामान गया, फॉर एग्जांपल यहां से व्यापार किया तो $100 का,
हजारों के लिए, हाँ $1000 का व्यापार हुआ। तो यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें गई, खाने पीने से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, और भी बहुत तमाम प्रकार की चीजें यहाँ से भारत ने क्या किया, व्यापार कर दिया, निर्यात कर दिया, मतलब विदेशों में भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल विदेश एक देश में समझ लेते हैं यूएस, अमेरिका। तो अमेरिका में $1000 का सामान बेच दिया। अब वहां से निर्यात कर रहा है, पेट्रोलियम का निर्यात कर रहा है, मेडिसिन का निर्यात कर रहा है, खाद्य पदार्थों का निर्यात कर रहा है। तो पता चला कि $900 का हम लोगों ने क्या किया, आयात कर लिया। तो किस तरीके से वो एक्सचेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। तो हमने बेचा, निर्यात किया, तो हमारे फॉरेन करेंसी में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार, इसको विदेशी मुद्रा भंडार बोला जाता है, भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, देखो इसको बोला जाता है विदेशी मुद्रा भंडार। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भारत ने $1000 का एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब कि $1000 का सामान को बेच दिया, निर्यात कर दिया, और आयात हम लोगों ने कितने किया, $900। फिर भी हमारे पास कितना बचेगा, $100। कैलकुलेशन भाई, देखो $1000 हम लोगों ने बेच दिया, व्यापार किया, और हम लोगों ने सिर्फ सामान खरीदा $900 का, फिर भी हमारे पास कितना है, $100 बचा। तो इस प्रकार से हमारे पास $100 भी बचा हुआ है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो व्यापार जो चल रहा था ना, निर्यात जो हम लोग कर रहे थे, प्रोडक्शन जीरो हो गया था, जीरो लेवल पर प्रोडक्शन हो गया था, हमारा उत्पादन जीरो हो गया था, जिसके कारण हम निर्यात करना बंद कर दिए थे, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए थे। तो मतलब पैसा आना, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हमारा फॉरेन करेंसी जो बैंक है, हमारा जो बैंक है, जिस बैंक में फॉरेन करेंसी जमा होता है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें पैसा आना बंद हो गया, विदेशी मुद्रा आना बंद हो गया। अब विदेशी मुद्रा आना बंद हो गया, लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो गई कि आयात अभी भी हो रहा था, इंपोर्ट हमेशा हो रहा था। तो इंपोर्ट तो हो रहा था, तो इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो कि देखो आमदनी एकदम जीरो लेवल की है, आमदनी एकदम से पूरी तरीके से रुक गई है, जीरो लेवल में, लेकिन हमारा जो खर्चा है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप लोगों ने एक लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान सारी कंपनियां, फैक्ट्री बंद हो गई थी भाई। जिनकी सरकारी नौकरी में, उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जो लोग मजदूर थे, लेबर मजदूर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सारी कंपनी, फैक्ट्री बंद हो गई थी। लेकिन क्या लगता है कि हम लोगों ने रोटी खाना बंद कर दिया था क्या, ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया था? जी नहीं, हम लोग फिर भी रोटी खा रहे थे। लेकिन उस समय क्या देखने को मिला, आमदनी जीरो हो गई थी, लेकिन खर्चा तो दिन प्रतिदिन उतना ही था, है ना। कुछ कंट्रोल किया गया होगा, लेकिन कंट्रोल, कुछ तो कंट्रोल किया ही हो गया उस समय ऐसी परिस्थिति थी, तो कुछ तो कंट्रोल किया ही होगा उस समय। लेकिन फिर भी क्या 2 टाइम का रोटी नहीं खा रहे थे? बोलो, खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? आमदनी कितनी थी? आमदनी ₹0 थी। वैसे ही समस्या हो गई थी भारत के साथ कि भारत में प्रोडक्शन जीरो लेवल पर आ गया था, जिसके कारण एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, निर्यात नहीं हो पा रहा था। जब निर्यात नहीं कर रहे थे, व्यापार नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, जो हमारे पास डॉलर आना चाहिए, वो डॉलर आना बंद हो गया, और डॉलर आना बंद हो गया। लेकिन विदेशों के साथ हम लोग व्यापार, आयात कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोग सामान खरीद रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, पेट्रोलियम थी, मेडिसिन थी, खाने पीने की सामग्री थी। तो खाने पीने से लेकर के पेट्रोलियम थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे दैनिक लाइफ में जो जुड़ी हुई चीजें है, जो डेली हम लोगों को काम की जरूरत है। तो डेली जो काम आने वाली चीजें थी, वो उसका आयात किया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था। तो आयात पर रोक नहीं लगा था, लेकिन निर्यात पर रोक लग गया था। लेकिन ये कब तक चलेगा? लेकिन ये सिस्टम कब तक चलेगा? कब तक हम आयात करते रहेंगे? एक एग्जांपल के माध्यम से हमने आपको समझाया ना कि आपका आमदनी जीरो है, लेकिन प्रतिदिन आपका खर्चा डेली हो रहा है, दिन प्रतिदिन आपका खर्चा होते जा रहा है। लेकिन सोचो, आपका प्रत्येक दिन खर्चा होते जा रहा है, कि वो खर्चा कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक आप सर्वाइव कर पाओगे? जब तक आपके सेविंग अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, जब तक आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, तब तक चलेगा। जिस दिन खत्म हो जाए, उस दिन तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे, दिवालिया हो जाएगी आपकी। जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, जिस दिन ये पैसा खत्म हो जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी दिवालिया हो जाएगी, आप बैंकरप्ट हो जाओगे। और जिस दिन आप बैंकरप्ट हो जाओगे, मतलब आप रोड पे आ जाओगे, आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई रुपया पैसा नहीं है। तो वही इंडिया के साथ हो गया था। निर्यात तो बंद हो गया था, एक्सपोर्ट तो बंद हो गया था, लेकिन आयात हो रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार दिन प्रतिदिन घटते जा रहा था, क्योंकि आयात तो हो रहा था ना, इम्पोर्ट तो हम लोग कर रहे थे, बहुत सारी चीजें, पेट्रोलियम, मेडिसिन, खाद्य पदार्थ, बहुत सी चीजों की हम लोग आयात कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ से कुछ भेज नहीं रहे थे, कुछ किसी प्रकार का आमदनी नहीं हो रहा था। जब आमदनी नहीं हो रहा था, लेकिन हम आयात कब तक करेंगे? जब तक हमारे पास पूंजी है, बचा रहेगा, जब तक हमारे पास विदेशी जो मुद्रा भंडार है, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का जो भंडार है, जब तक उसमें पैसा है, मतलब इसमें डॉलर है, बहुत सारे इसमें करेंसी है, तभी तक हम लोग व्यापार करेंगे, तभी तक हम लोग आयात कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। जिस दिन ये विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा, उस दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? उस दिन हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवालिया लग जाएगी भारत की, दिवालिया हो जाएगी भारत। सोचो, तो यही समस्या उत्पन्न होता है। एक समय ऐसा आता है, वो डेट याद रखना, वो डेट है आई थिंक जुलाई का महीना था। अब डेट याद रखिए, 1991।
1991 एक ऐसा डेट है जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में महज केवल 15 दिनों के लिए हमारे पास भोजन के लिए पैसा बचा था। केवल 15 दिन, केवल हम 15 दिन तक ही हम आयात कर पाते। जो खाने पीने की जो चीजें थी, पेट्रोलियम की जो चीजें थी, जो मेडिसिन की दवाई से संबंधित हो गया, इलाज से मतलब जो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें होती है, मेडिसिन होती है, पेट्रोलियम होती है, खाने पीने की जो सामग्री होती है, और भी बहुत तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो हमारे दैनिक लाइफ में बहुत चीजें उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीजें वो होती है जो हम लोग विदेशों से हम आयात कर रहे थे। उस चीजों के लिए आयात करने के लिए, विदेशों से आयात करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 15 दिनों के लिए भोजन बचा था, केवल 15 दिनों के लिए पैसा बचा था। अगर साफ भाषा में कहा जाए, मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में महज 15 दिनों के लिए हमारे पास जो करेंसी बची थी, केवल 15 दिन तक ही हम व्यापार कर सकते थे। केवल 15 दिनों के लिए फॉरेन करेंसी बची थी, केवल हम 15 दिन तक हम आयात और इंपोर्ट कर पाते। 15 दिनों के बाद हम पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाते, पूरी तरीके से हम लोग दिवालिया हो जाते। अब सोचो, एक ऐसा समय आता है 1947 में जो हम लोग डिसीजन लिए थे, बड़े आराम से डिसीजन लिए थे कि हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर फॉलो करना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, सरकारी कंपनियों को आगे बढ़ावा देना है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन किसके प्रति झुकाव होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव होगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था झुकाव होने के कारण एक समय ऐसा आता है उसमें प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन बोलते हैं, वो कंपटीशन ही समाप्त होगी। कंपटीशन कोई चीज थी ही नहीं। जब कंपटीशन ही नहीं थी तो उसका आर्थिक उद्देश्य ना रहकर का सामाजिक उद्देश्य रह गया, लोक कल्याण उद्देश्य रह गया कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, सामाजिक कल्याण होना चाहिए। तो जहाँ सामाजिक कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा, वहां लाभ नहीं होगा। और जिस कंपनी में लाभ नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा वो कंपनी घाटे में चली जाएगी, और एक दिन ऐसा समय आएगा इतने घाटे में चली जाएगी वो कंपनी बंद होना पड़ेगा, बंद हो जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरीके से सरकारी कंपनी बंद हो जाती है, प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, शून्य लेवल पर आ जाता है। जब शून्य लेवल पर आ जाता है तो विदेशों से निर्यात कर पाना बंद हो जाता है, पूरी तरीके से मतलब कि खत्म हो जाता है। विदेशों से व्यापार कर पाना, एक्सपोर्ट कर पाना, यहाँ से चीजें बेच पाना तो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम लोग व्यापार नहीं कर पाते, निर्यात नहीं कर पाते। लेकिन समस्या यहाँ नहीं उत्पन्न हो रहा है, समस्या निर्यात पे नहीं उत्पन्न हो रहा है, समस्या यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग निर्यात तो बंद कर दिए, खत्म हो गया, क्योंकि हम उत्पादन ही नहीं कर रहे तो हम निर्यात कैसे कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होता है, हम लोग फिर भी आयात कर रहे थे और आयात करते जा रहे थे। एक समय ऐसा आता है, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग हमारी आमदनी अगर 0 रुपए है, किसी प्रकार का कोई आमदनी नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन खर्चे होते जा रहे हैं। ये कब तक सिस्टम चलेगा? तब तक चलेगा जब हमारे पास हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा बचा हुआ है। जितनी सेविंग अकाउंट में पैसा खत्म हो जाएगा, हम लोग बैंकरप्ट होने वाले थे, हमारी दिवालिया होने वाली थी, हम लोग कोलैप्स करने वाले थे। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से त्रासदी आ गई थी, कोलैप्स कर गया था इंडियन इकोनॉमी। तो ये बात है 1991 ईस्वी में। तो पहला डेट याद रखना, 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तो उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी थी, झुकाव था समाजवादी अर्थव्यवस्था।